औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद उसमें कुछ कमियां रह गई थी, जिनको दूर करने के लिए, जिसको ओवरकम करने के लिए बोहर ने एक और अपनी थ्योरी पेश की 1913 के अंदर, 1913 के अंदर। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने शेल के अंदर, तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट करता है। बोहर ने कहा कि नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। अगर तो वो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एमिट करता रहे, अगर वो अपनी एनर्जी को ज़ाया करता रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके जवाब में बोहर ने कहा ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने न्यूक्लियस के अंदर। लेट्स सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर इर्द गिर्द ये शेल्स हैं। इन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अंदर, उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। वो ना ही एनर्जी कम करता है, ना ही अपनी एनर्जी ज्यादा करता है, ना ही कम करता है। तो उसकी एनर्जी लेवल जो है वो फिक्स रहता है। वो अपनी एक एनर्जी फिक्स उसने की भी है, ना एनर्जी उससे कम होती है, ना एनर्जी उससे ज्यादा होती है। तो अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं करता। तो सबसे पहला पॉइंट उसने क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और उन ऑर्बिट्स को उसने शेल का नाम दिया। क्या नाम दिया? शेल का नाम दिया। अब वो कहता है कि जो ऑर्बिट है या जो आपके पास शेल है, इस शेल की फिक्स एनर्जी होती है। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है, वो फिक्स एनर्जी के साथ कर रहा है। ना उसकी एनर्जी एमिट हो रही है और ना ही वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। इसके साथ साथ जो आपका ऑर्बिट है उसको उसने एनर्जी लेवल का नाम दिया कि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, और उसको उसने एनर्जी लेवल का नाम दे दिया। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि ऐसे ऑर्बिट्स के अंदर घूमेगा जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, ना वो कम होती है ना ही वो ज्यादा होती है। पहला पॉइंट ये था बेटा। सेकंड पॉइंट हमारे पास अगर हम बात करें, तो दूसरे उसने बात की है कि जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है एक एग्जांपल, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास एक एक है, हमारे पास एक शेल किसी भी एटम का। फिर यहाँ पर समझ लें ये न्यूक्लियस है, फिर उसके दो शेल हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ तो हमारे पास तीन शेल फॉर एग्जांपल हो जाते हैं। सॉरी, तो जैसे जैसे शेल बढ़ता जा रहा है उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस से लेकर जो शेल तक का डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस से लेकर शेल तक का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। पहले एक शेल था, फिर दो शेल हुए, फिर तीन शेल हो गए। न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के करीब था, तो इतनी ज्यादा उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं चाहिए थी। जैसे ही ये दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया, तो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव उन्होंने अट्रैक्ट करना है, तो उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और जैसे उससे मजीद दूर जाएगा तो एनर्जी उससे भी ज्यादा हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, जिस तरह एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया? उसके बाद उसने एक और पॉइंट कहा, थर्ड पॉइंट पे सवाल ये पैदा होता है कि जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, वो किस शेल के अंदर जाएगा, वो किस ऑर्बिट के अंदर जाएगा। तो उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया इसने बता दिया। उसने ये कहा जनाब कि जो बाहर से आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी शेल के अंदर जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी शेल के अंदर ट्रेवल करेगा, उसी ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम NH डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा। ये एक फिक्स एक समझ लें कि वैल्यू है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहेगा अपने ऑर्बिट्स के अंदर, वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? NH डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा। यहाँ पर हमारे पास जो
एन है ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और पाई भी यहाँ पर कांस्टेंट है। फिर उसने एक और बात बताई, उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाना चाहेगा, यानी कहने का ये मतलब है कि लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद है, वो सेकंड में जाना चाह रहा है, या वो फर्स्ट में मौजूद है वो थर्ड में जाना चाह रहा है, तो जब वो अपर ऑर्बिट के अंदर जाएगा, अपर शेल के अंदर जाएगा, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर उसने ये बात की है कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट की तरफ, हायर ऑर्बिट की तरफ जब जाएगा, नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, जब वो जाएगा, जंप करेगा, तो वो लाइट को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब ऑपोजिट फिनोमिना होगा, जब वो अपर शेल से लोअर शेल के अंदर आएगा, जब वो इस शेल के अंदर मौजूद है, वो फर्स्ट शेल के अंदर आना चाहता है, थर्ड से फर्स्ट में आना चाहता है, तो अब वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लाइट के फॉर्म में एमिट करेगा, तो एनर्जी को अपनी जाया करेगा, खत्म करेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि लाइट एमिट होगी कब, जब वो लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करके जाएगा। अब जब हम एनर्जी का अगर डिफरेंस निकालना चाहें, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, कि अपने हायर ऑर्बिट से, ये एनर्जी है हायर ऑर्बिट की, ये एनर्जी है लोअर ऑर्बिट की, क्योंकि पहले ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। फर्स्ट वाले ऑर्बिट को हम E1 कहेंगे, सेकंड वाले को हम E2 कहेंगे, और थर्ड वाले ऑर्बिट को हम E3 कहेंगे। जिस तरह शेल ऊपर जाता जा रहा है, पहले शेल से दूसरे की तरफ, तीसरे की तरफ, उसका एनर्जी लेवल E1 से E2 और E3 की तरफ जाता जा रहा है। जब हम एनर्जी लेवल को कंसीडर करेंगे, जब उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम E2 बड़ी वैल्यू में से E1 छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो आपके पास एनर्जी लेवल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का बोहर एटॉमिक थ्योरी समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।